वन, आज हम देखेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको हम जी से डिनोट कर रहे हैं उसको कैसे डिटरमिन करना है। हमने वाटर कंटेंट को कैसे डिटरमिन करना है ये तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैसे डिटरमिन करना है। ठीक है, देखिए इसको डिटरमिन करने के तीन तरीके हैं, बाय 50 ml डेंसिटी बॉटल, बाय 500 ml फ्लास्क और तीसरा मैं अभी आपको बताऊंगा। जो पहले दो हैं 50 ml डेंसिटी बॉटल और बाय 500 ml फ्लास्क, ये सिमिलर इन प्रिंसिपल है, सिमिलर कह सकते हैं, प्रिंसिपल इन दोनों का सेम है, तरीका सेम है। हाँ, लिक्विड वेरी कर सकता है, जैसे उसमें हम केरोसिन यूज करते हैं किसमें, जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी और सीमेंट डिटरमिन करते हैं ना, तो जो प्रिंसिपल है कि उसका कैसे डिटरमिन करते हैं बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिक्विड, इसका भी सेम प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है, सॉइल का। और अगर मैं बात करूं कि हमारे सॉइल मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो मेथड जो हैं 50 ml डेंसिटी बॉटल और बाय 500 ml फ्लास्क, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, पर मतलब लगा लो 0.00001% चांस, अगर पूछ लिया कि कैसे करते हैं तो सेम प्रिंसिपल जो आप बीएमसी में पढ़ते हो उससे करते हैं। ठीक है, हम सॉइल मैकेनिक्स में हम सॉइल की एक्चुअली हमारी लैब में कैसे डिटरमिन करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, और पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली जब आप जॉब में जाओगे, या अगर आपने प्रैक्टिकल अभी नहीं किया है तो करोगे, अगर कर लिए तो आपको पता ही होगा कि एक्चुअल में स्पेसिफिक ग्रेविटी हम सॉइल मैकेनिक्स के केस में डिटरमिन करते हैं बाय पिक्रोमीटर। ठीक है ना, पिक्रोमीटर से हमने ये तो देख लिया कि वाटर कंटेंट को कैसे डिटरमिन करते हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि जब हमने वाटर कंटेंट का फॉर्मूला लिखा था बाय पिक्रोमीटर कि कैसे डिटरमिन करना है, तब वहां पे जी का रोल आ रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि जी स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होनी चाहिए अगर आपने वाटर कंटेंट बाय पिक्रोमीटर मेथड डिटरमिन करना है तो। ठीक है, अब जी स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैसे डिटरमिन करना है बाय पिक्रोमीटर, वो हम अब देखेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी जी तो हम देखेंगे, पर किस मेथड से, पिक्रोमीटर मेथड से। राइट, ये है बट बाय पिक्रोमीटर मेथड। राइट, पिक्रोमीटर मेथड ये हम देखेंगे। अब पिक्रोमीटर क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, ये हमने जब वाटर करंट को डिटरमिन करना था बाय पिक्रोमीटर मेथड, वो हमने कर लिया। अब हम उससे एक स्टेप आगे जाके सीधा देखें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैसे डिटरमिन करते हैं बाय पिक्रोमीटर मेथड, और ये उससे आसान है। जो हमने वाटर करंट का देखा था ना कि कैसे डिटरमिन करते हैं बाय पिक्रोमीटर, उससे आसान है। ये कैसे होता है ये, वो हम अब आगे देखते हैं। राइट, अब जैसे राइट ये पिक्रोमीटर मेथड, पिक्रोमीटर, दिस इज पिक्रोमीटर। राइट, अब जैसे जब हमने वाटर करंट को डिटरमिन किया था बाय पिक्रोमीटर, तो हमने 4 रीडिंग्स ली थी, W1, W2, W3 एंड W4। इसमें भी हम 4 रीडिंग्स लेंगे, पर एक फर्क है। क्या फर्क है, देखो जो पहला है W1, खाली पिक्रोमीटर का वेट कितना है वो तो वैसे ही रहना ऑफ कोर्स। राइट, वो तो सिंपली इसलिए है ताकि हम जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें पिक्रोमीटर का वेट हम डिटेक्ट कर पाए सिंपली। वो क्या है, देखिए वो तो सिंपली ये है, खाली पिक्रोमीटर का आपको वे करना है, उसको W1 कह दो, W1। राइट, पर अब देखिए जो ये सेकंड वे है ना, सेकंड वेट है जो W2, उसमें जब हमने वाटर कंटेंट को डिटरमिन करना था तब हमने इस पिक्रोमीटर में जब W2 को डिटरमिन करना था तब हमने अपना मॉइस्चर सॉल्ट डाला था। मतलब अगर आप वेट की टर्म में बात करो तो सॉलिड्स और वाटर दोनों का वेट आ रहा था उसमें। राइट, हमने अपना सॉइल एज इट इज जिसका वाटर कंटेंट डिटरमिन करना है उसको डाल दिया था, और फिर आगे चलते गए थे W3, बाकी जो बच गया था उसमें पानी डाल दिया, फिर उसको सब सारे को खाली करके फिर पूरे के पूरे पिक्रोमीटर को पानी से भर दिया था। इसमें हम W2
जो हमने अभी लिखना है, जो हम वेट करेंगे, जिसका वे करना है, उसमें हम पूरे के पूरे सॉइल को नहीं रखेंगे। या सोच के देखो, अगर आप एक मॉइस्ट सॉइल को रख दो, ड्राई सॉइल को रख दो, जैसे भी सॉइल को रख दो, एंड में अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हम सही कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या वो इस चीज पे डिपेंड करेगी कि हमने कैसा सॉइल रखा है, उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या था, उसका वाटर कंटेंट क्या था, क्या इस चीज पे डिपेंड करेगी? क्या होता है जी, गामा एस बाय गामा डब्ल्यू, गामा एस वो ही रहना है, क्योंकि वो क्या है, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। गामा एस वो ही रहना है, गामा डब्ल्यू वो ही रहना है। तो इस चीज में तो डिपेंड ही नहीं कर रहा कि उसका वाटर कंटेंट क्या है, सैचुरेशन क्या है, क्या क्या है, डिपेंड नहीं कर रहा। तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे, हम वेट ऑफ वाटर को हटा देंगे, एक वेरिएबल को हमने हटा दिया, वेट ऑफ वाटर को। तो अगर इसको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ वेट ऑफ सॉलिड को लेना है, मतलब टू फेज सिस्टम, ड्राई फेज, ड्राई सॉइल, उसको डालो इसमें, एक वेरिएबल कम हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर, आसानी से स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लेंगे। तो कर दो, इसमें ड्राई सॉइल को रोक दो, ड्राई सॉइल, राइट। मान लो इतना है, दिखाने के लिए, सिंबलाइज करने के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी कि मान लो इतना वॉल्यूम उसने घेरा होगा हमारी ड्राई सॉइल ने। तो अब अगर मैं W3 की बात करूं तो उसमें क्या था, उसमें चाहे हमने मॉइस्चर लिया था, पर हमने W3 को क्या किया था कि पूरे के पूरे पिग्नोमीटर को, जो ऊपर वॉल्यूम उसका बचा है, पूरे के पूरे को वाटर से भर दो। इसमें भी यही करेंगे, इसमें भी यही करेंगे, सॉइल डाल दी ना इसमें, अब पूरे के पूरे पिग्नोमीटर को, जो भी ऊपर खाली है, उसमें पानी भर देंगे। हम भर देते हैं, कितनी की बात है, राइट। पानी भरना है, भर दो पानी, पानी भर दिया। और पानी भर के देखिए, ये जो इतना वॉल्यूम था, ऑफ कोर्स सॉलिड्स ने जो वॉल्यूम घेरा था वो तो घेरेगा ही, राइट। तो इसमें ऑफ कोर्स एयर का भी था, राइट, एयर का भी वॉल्यूम था जब हमने ड्राई सॉइल को सिंबलाइज किया। तो अगर हमने अपने अगर सॉलिड्स को डिटरमिन करना, सॉलिड्स को ही रिप्रेजेंट करना, तो उससे तो हम नीचे ही करेंगे, राइट, नीचे ही हम सिंबलाइज करेंगे। तो ऐसे सिंबलाइज करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं इस ड्राई सॉइल को तो मैंने यहां पर रखा था ना, ऐसे मैं इसके नीचे लाइन ड्रॉ करके लिख देता हूं यहां पे सॉलिड्स, क्योंकि इसमें ड्राई सॉइल में तो वॉल्यूम तो होता है ना एयर का, वेट चाहे नहीं होता, वॉल्यूम तो होता ना। इसमें ड्राई सॉइल में सॉलिड्स का वॉल्यूम था जो यहाँ पे, प्लस एयर का भी वॉल्यूम था। इसमें मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ सॉलिड्स का तो इससे कम ही है, और जो बाकी इसमें एयर का वॉल्यूम था। अब जब हमने पूरे के पूरे को वाटर से भर दिया, तो पूरे का पूरा जो एयर का यहां पर वॉल्यूम था और जो ऊपर बचा हुआ था वॉल्यूम सेकंड वाले केस में, वो सारे का सारा वॉल्यूम अब वाटर से फिल्ड होगा। इससे वाटर से, वाटर 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 वाटर, राइट। तो ये तो वाटर से फिल्ड होगा पूरे का पूरा वॉल्यूम, राइट। अब जो उसमें किया था वाटर कंटेंट में, पूरे के पूरे पिग्नोमीटर को खाली कर दो, और उसमें पूरे के पूरे पिग्नोमीटर में सिर्फ पानी भर दो, वाटर, फिल वाटर, ओनली वाटर, सिर्फ पानी भर दिया, ठीक है, सिर्फ पानी, W4। इसको मैंने खाली कर दिया, सब कुछ खाली कर दिया मैंने, फ्लश एवरीथिंग जो W3 में है, एवरीथिंग। और अब सिर्फ और सिर्फ पानी भर दिया मैंने, सिर्फ और सिर्फ पानी, इस सारे को फेंक दिया जो यहां पर था। उसके बाद मैंने क्या किया, पानी भर दिया। पानी भर के जो वेट मेरे को पिग्नोमीटर का मिला, उसको मैंने कह दिया W4, ठीक है। अब आते हैं एक्चुअल की स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमिन कैसे करनी है। अब जैसे वाटर कंटेंट में हमने किया था कि जब एक हमने पंच लाइन की थी कि W4 कैसे आ रहा था, W4 आ रहा था आपका कि आप W3 में से
ये जो W3 है उसमें से आप वेट ऑफ सॉलिड्स को हटा दो, ठीक है, और उतने ही वॉल्यूम का आप उसमें वाटर फिल कर दो तो W4 आ जाएगा। उसमें ऐसे किया था, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। सेम वो आपने रिटन डेरिवेशन कर ली, लिख लिख के डेरिवेशन कर ली, ये तो ऐसे ही हो जाएगी। करो फिर। क्या किया था हमने? W4 इधर इधर लिखता हूं मैं। W4 को कैसे किया था? W3 ये वाला, इसमें से आप वेट ऑफ सॉलिड्स को हटा दो, ये सॉलिड्स इसके वेट को हटा दो, और इतने ही वॉल्यूम में, जितना वॉल्यूम सॉलिड ने ऑक्यूपाई किया हुआ है उतने ही वॉल्यूम में आप वाटर को डाल दो, पानी भर दिया उसमें, उतनी वॉल्यूम जितना सॉलिड्स का वॉल्यूम है उतने ही वॉल्यूम पे, उतने ही वॉल्यूम पे जितना सॉलिड्स का वॉल्यूम है, सेम वॉल्यूम VS पानी भर दिया। तो ये उसका वेट क्या होगा? गामा क्या होता है? ये गामा क्या होता है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम ऊपर। जब हम गामा को वेट पर यूनिट वॉल्यूम लिखेंगे तो जो वॉल्यूम नीचे है ये ऊपर वॉल्यूम से कट जाएगा और सिर्फ यहां पे वेट का यूनिट आ जाएगा, वेट का यूनिट। पर अब जो ये वेट होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर, जो सेम वॉल्यूम में फील्ड है जो कि सॉलिड्स ने यहां पे ऑक्यूपाई की हुई थी, वो आएगा। तो लिख दिया हमने, जैसा वाटर कंटेंट में पंच लाइन की थी उसी चीज को यहां पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये निकल गया, ठीक है, निकल गया। अब क्या? अब बैक टू बेसिक्स। जी का फॉर्मूला क्या था? जी का फॉर्मूला ये मैं इससे लिख देता हूं। जी का फॉर्मूला क्या था? गामा S बाय गामा W, यही था जी का फॉर्मूला, गामा S बाय गामा W, राइट। अब गामा S को मैं क्या लिख सकता हूं? वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, लिख दो। वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इनटू गामा W पहले से ही है, ये मैंने गामा S को लिखा है, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। गामा W तो पहले से ही है, जो पहले से उसको लिख दो। गामा S को लिख दिया मैंने, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। गामा W पहले से था, वैसे लिख दिया। अब क्या? अब ऑब्जर्वेशन करेंगे, देखेंगे। अब क्या यार, इधर VS गामा W है मेरे पास और इधर भी VS गामा W मुझे नजर आ रहा है, तो मतलब VS गामा W की तो सीधी वैल्यू मेरे को आ जाएगी W4 माइनस W3 प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना तो इस साइड आके प्लस हो जाएगा। ये चीज मुझे सीधा से दिख रही है कि VS गामा W की ये वैल्यू आ जाएगी, W3 और WS को इस साइड ले जाऊंगा, ठीक। पर वेट ऑफ सॉलिड ये कैसे निकालूंगा? कैसे? इधर क्या लिया था हमने? ड्राई सॉइल। क्या था? ड्राई सॉइल। तो ड्राई सॉइल में अगर मैं पिक्नोमीटर के वेट को हटा दूं तो ड्राई सॉइल में वेट किसका आता है? सिर्फ किसका वेट आता है? सॉलिड्स का, क्योंकि उसमें क्या होता है ड्राई सॉइल में? सॉलिड और एयर का वेट 0, तो किसका वेट बच गया? सॉलिड का, तो सिर्फ वेट ऑफ सॉलिड आता है। अब मैंने क्या कहा था? अगर मैं पिक्नोमीटर के वेट को हटा दूं तो पिक्नोमीटर का वेट तो मेरे पास ऑलरेडी है W1, इसके वेट को हटा दूं, मतलब W2 में से अगर मैं W1 को माइनस कर दूं तो मेरे पास सॉलिड्स का वेट आ जाएगा। कर देता हूं, लिख देता हूं मैं कि वेट ऑफ सॉलिड क्या है मेरे पास? वेट ऑफ सॉलिड्स क्या है? अगर W2 में से पिक्नोमीटर के वेट को हटा दूं, पिक्नोमीटर का वेट है W1, W2 माइनस W1 कर दूंगा, आ जाएगा। सिंपल है ये तो, ठीक है। अब वेट ऑफ सॉलिड भी पता चल गया मुझे, तो ये मुझे पता है, तो VS गामा W इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ सॉलिड और W3 W4 ये भी पता मुझे, तो सारा कुछ नोन क्वांटिटीज की टर्म्स में मेरे को G की वैल्यू आ जाएगी। तब तो वैल्यू पुट करनी है, करके आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है, राइट। अब G इज इक्वल टू WS, VS गामा W इसको बाद में रखेंगे,
WS क्या है? W2 माइनस W1। WS इज W2 माइनस W1। लिख दो, इसको लिख दो, W2 माइनस W1 अपॉन VS का W यहां पे क्या है? W4 माइनस W3। पहले इतना लिखता हूं अभी, W4 माइनस W3 प्लस वेट ऑफ सॉलिड। जब सॉलिड इस साइड गया तो प्लस, माइनस का प्लस वेट ऑफ सॉलिड, प्लस इस 4 माइनस 3 को अब मैंने एक बार ऐसे लिख लिया, प्लस वेट ऑफ सॉलिड। और वेट ऑफ सॉलिड क्या है? वेट ऑफ सॉलिड इधर देखो, वेट ऑफ सॉलिड W2 माइनस W1। वेट ऑफ सॉलिड क्या है? W2 माइनस W1। लिख दो W2 माइनस W1, W2 माइनस W1, ये मैं लिख दिया। आ गया फॉर्मूला जी का। क्या? जी का फॉर्मूला आ गया। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा करके लिखूंगा, असली फॉर्मूला जो अभी आया मेरा जी का फॉर्मूला। देखिए, इसको ना आप दो तरीकों से याद रखिए। एक तो ये W2 माइनस W1, मतलब 2 माइनस, इसको ऐसे याद रख लो, 2 माइनस 1, ऑफकोर्स वेट की बात हो रही है, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, ऐसे याद रख लो। ठीक है, ऑफकोर्स W की बात हो रही है, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W4 माइनस W3 प्लस W2 माइनस W1। पर पेपर में, गेट में स्पेशली हो सकता है कि आपको सीधा प्रसाद ना दिया जाए, थोड़ा सा दिमाग में लगाना पड़े, तो वो दिमाग आपसे ऐसे लगवाया जा सकता है। इसलिए मैं प्रॉपर डेरिवेशन करवा रहा हूं, प्रॉपर डेप्थ में लेके जा रहा हूं, ताकि आपको एक एक चीज की अंडरस्टैंडिंग हो सकता है आपसे ऐसे दिमाग लगवाया जाए कि वेट ऑफ सॉलिड आपको दे दिया जाए डायरेक्ट, और आपको यह भी दे दिया जाए कि सॉलिड्स का, जब मैं पूरा पिक्रोमीटर सॉलिड्स मेरे पास थे और पूरा टॉप तक फिल कर दिया, तो जो वेट आया मेरा वो मेरे को दे दिया जाए, मतलब W3। ठीक है, वो आपको कैसे स्टेटमेंट पढ़ के आपको पता चल जाए कि कैसे वो इस चीज को समझा रहा है। मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको W3 और W4 दे दिया जाए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली सीधा डायग्राम ना के, इनडायरेक्टली स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ W1 और W2 ये ना दिया जाए, इसकी जगह पे वेट ऑफ सॉलिड WS वो आपको दिया जाए, तो वो W2 माइनस W1 वो तो वेट ऑफ सॉलिड था ना, तो यहां पे आपको W2 और W1 अलग अलग से नहीं दिए, सीधा वेट ऑफ सॉलिड कर दिया, सीधा वेट ऑफ सॉलिड दे दिया। आपका काम उसने आसान बना दिया, सीधा वेट ऑफ सॉलिड 2 माइनस 1 अलग अलग दिया ही नहीं, सीधा वेट ऑफ सॉलिड आसान ना दिया। पर वो आसान आप तभी बना पाओगे अगर आपको कंसेप्ट की इन डेप्थ नॉलेज है, राइट। तो वेट ऑफ सॉलिड 2 माइनस 1 को अब वेट ऑफ सॉलिड रीड करो, सारा फॉर्मूला सारा एज इट इज, बस जो ये 2 माइनस 1 था इसको आप वेट ऑफ सॉलिड्स रीड कर लो बस। W वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय W4 माइनस W3 प्लस वेट ऑफ सॉलिड। एक तो आपको ऐसे याद रखना है इस फॉर्मूले को, जी के फॉर्मूले को, ना भी याद रखो चलेगा, पर कंसेप्ट की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। पर जो आपको याद डेफिनेटली रखना ही है फॉर्मूला, वो ये है ऊपर वाला। इसको मैं भी यहां पे ना थोड़ा खुला खुला करके लिखता हूं, राइट। तो ये W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1। इसमें ये जो W2 माइनस W1 है यहां पर और यहां पर, ये मेरा वेट ऑफ सॉलिड को डिनोट कर रहा है W2 माइनस W1 यहां पे और यहां पे, राइट। इसको मैं डाल दूंगा ऐसे, इसको मैं कह दूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली याद होना चाहिए, डायरेक्टली। और भी इसमें घुमा फिरा कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे। पर उससे पहले आपसे मैं एक और बात करूं कि क्या, देखिए हमने ये बात की थी कोहेसिव सॉइल्स के लिए हम पिक्नोमीटर मेथड से वाटर कंटेंट को नहीं डिटरमिन करते। जो कोहेसिव सॉइल्स हैं उनका अगर वाटर कंटेंट डिटरमिन करना होता है तो हम पिक्नोमीटर मेथड का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उनमें
जो एयर है, एंट्रैप्ड एयर है, उसको निकालना मुश्किल होता है वाटर कनेक्ट वाले केस में। यहां पर हम निकाल लेते हैं। यहां पर कोहेसिव सॉइल भी होना तब भी पिकोनोमीटर मेथड का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, पर एक शर्त पे, एक शर्त, उसमें अगर कोहेसिव सॉइल्स का आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है उसकी बाय पिकोनोमीटर मेथड, तो उसमें ना यहां पे जो वाटर यूज हुआ ना, वाटर नहीं यूज होगा, उसमें कैरोसिन यूज होगा, ठीक है। और फिर उसके बेसिस पे कैसी कैलकुलेशंस आएंगी ये हम अब देखते हैं। ये बोर्ड फिल हो चुका है तो मजबूरी है। अब मैं इसको इरेज करके, डायग्राम को मैं ऐसे ही रखता हूं, इसको इरेज करके मैं फिर आपको समझाता हूं कि कैरोसिन के केस में हम कैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे फॉर कोहेसिव सॉइल्स। कैरोसिन का सिर्फ और सिर्फ कोहेसिव सॉइल्स के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, कैसे उसको इस्तेमाल करके स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकाल रहे हैं, ये मैं अभी इन डेप्थ बात करूंगा इसको रब करके। अब अगर हम कैरोसिन का यूज कर रहे हैं कोहेसिव सॉइल्स के केस में स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालने के लिए, तो जो हमारा अब ये वाटर था ये रिप्लेस हो जाएगा कैरोसिन से। तो अगर कैरोसिन से रिप्लेस होगा तो जहां जहां पर गामा डब्ल्यू था वहां वहां पर गामा के हो जाएगा। कैसे? ऐसे देखो, W4 को अब आप कैसे लिखोगे कि W3 में से आप वेट ऑफ सॉलिड को तो हटा दो, ठीक है, पर इस बार आप उतने ही वॉल्यूम का वाटर नहीं, कैरोसिन भर दो। ये भी अब कैरोसिन है, ये भी अब कैरोसिन है, क्योंकि ध्यान दीजिए हम बात कर रहे हैं कोहेसिव सॉइल्स की, जिसमें हम कैरोसिन का यूज करेंगे फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये दोनों अब कैरोसिन है, तो कैरोसिन की टर्म में ही बात करेंगे, ठीक है। W3 में से वेट ऑफ सॉलिड को हटा के आप, सेम कंसेप्ट है, उतने ही वॉल्यूम का आप कैरोसिन भर दो। VS गामा W था उस केस में, यहां पे VS गामा की होगा। गामा के यूनिट वेट ऑफ कैरोसिन जैसे गामा W यूनिट वेट ऑफ वाटर होता था, सेम। तो ये आ गया, ठीक है। अब सेम जी, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। देखिए जी हमने क्या कहा था, जी हमने क्या था, गामा S बाय गामा W होता है। अब हम कैरोसिन यूज कर रहे हैं तो हम जी की डेफिनेशन तो नहीं ना अपनी चेंज कर सकते, जी की डेफिनेशन नहीं चेंज कर सकते। हाँ ये बात जरूर है कि यूज उसको कैरोसिन यूज कर रहे हैं तो ये इक्वेशन जरूर इन टर्म्स ऑफ कैरोसिन बनेगी, पर जी की डेफिनेशन तो ये है गामा एस बाय गामा डब्ल्यू। तो अब क्या करें, जो यहाँ पे गामा एस था उसको हमने डब्ल्यू एस बाय वी एस लिख लिया, ठीक है। अब यहां पे वी एस गामा डब्ल्यू है, यहां पे वी एस गामा के है, तो क्या करें, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? एक सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन? आप ना यहां पे वी एस गामा के कर लो, मतलब यहां पे ना आप गामा के लिख लो। यहां पे आप गामा के, इसको मैं इससे ही लिखूंगा ब्लैक मार्कर से, राइट, डिस्टिंक्शन के लिए। गामा के, यहां पे ना आप गामा के का यूज कर लीजिए, वी एस गामा के हो जाएगा। पर गामा के इधर लिखा है तो ऊपर भी लिखो, फिर गामा के से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर लो। अगर देखे तो वही बात रह जाएगी, कट के 1 हो गया, फर्क ही नहीं पड़ा कोई। पर हमारा सोल्यूशन आ जाएगा इससे। कैसे? जो ये वी एस गामा के है वो अब कैसे ना कैसे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। कैसे? देखिए, अब आपका जो जी है वो क्या आएगा, डब्ल्यू एस बाय वी एस गामा के। इसको और इसको इकट्ठा लिख रहा हूं, वी एस गामा के, और ऊपर गामा के एज इट इज बच गया, उसको लिख लिया मैंने, और नीचे जो यहां पे गामा डब्ल्यू था, यहां पर मैंने गामा डब्ल्यू ना लिखा, यहां पे गामा के लिखा है। जो यहां पे गामा डब्ल्यू बच गया उसको इधर लिख लेता हूं मैं, ठीक है। रीअरेंजिंग करिए टर्म्स, और क्या किया है।
जी क्या आएगा मेरा जी, इसको मैं इसी से ही कंटिन्यू करूंगा, राइट। जी क्या आएगा मेरा, WS बाय VS गामा के, ठीक है। अब जो VS गामा के है उसको मैं इधर से उठा सकता हूं, W4 माइनस W3 प्लस वेट ऑफ सॉलिड, वही जो पहले था, और WS W2 माइनस W1, सेम इक्वेशन आ जाएगी मेरी। जो यहाँ पे VS गामा W था ना, यहाँ पे मेरा VS गामा के बन गया, यहाँ पे VS गामा के, यहाँ पे ऊपर वेट ऑफ सॉलिड उसमें था, इधर भी वेट ऑफ सॉलिड है, सेम इक्वेशन बन जाएगी मेरी। W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, सेम। पर एक चीज जो उधर नहीं थी यहां पर है, वो ये कि गामा के बाय गामा W यहां पर है, गामा के बाय गामा W, ये चीज उधर नहीं थी यहां पे है, क्योंकि हमने केरोसिन का इस्तेमाल किया है। और गामा के बाय गामा W, स्पेसिफिक ग्रेविटी, किसी भी चीज की हम बात करते थे तो वो क्या होती थी, जब मैंने आपको बिल्कुल, इसीलिए ना मैं जब आपको ऊपर लेके गया हूं ना, स्टेप बाय स्टेप लेके गया हूं, अब भी स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूं ताकि इन डेप्थ नॉलेज आए। बिल्कुल जब मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको इंट्रोड्यूस कराई थी, मैंने क्या कहा था, किसी भी चीज की जब आप स्पेसिफिक ग्रेविटी दुनिया में किसी भी चीज की निकालनी हो, तब उसकी जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ले रही हो उसका यूनिट वेट ऊपर रखना, और नीचे जो रेफरेंस फ्लूइड आप ले रहे हो उसका नीचे रखना। और मैंने आपको बताया था कि हमारे सॉइल के केस में जो रेफरेंस फ्लूइड है दैट इज वाटर। तो हमारे फ्लूइड के केस में जिसकी आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ले रहे हो उसका यूनिट वेट ऊपर रखना, और नीचे डिनोमिनेटर में गामा W रखना। तो इस केस में, हमारे वाले केस में अब क्या आ गया, गामा के ऊपर यूनिट वेट ऑफ केरोसिन आ गया, और नीचे गामा W आ गया। ऊपर जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देख रहे हैं उसका यूनिट वेट डिवाइड बाय गामा W क्या आता था, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। गामा के बाय गामा W क्या होगा, G के, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन। G के क्या होगा, गामा के बाय गामा W। जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देख रहे हैं उसका यूनिट वेट ऊपर, नीचे गामा W। तो इसलिए ये क्या है, G के। दिस इज नथिंग बट जी के, राइट। मतलब कि अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, अगर आपने केरोसिन का इस्तेमाल किया है, क्यों किया है, ताकि जो एंट्रैप्ड एयर है, जो वाटर नहीं निकाल पा रहा था कोहेसिव सॉइल्स में, वो ये केरोसिन निकाल ले, इसीलिए केरोसिन का हमने इस्तेमाल किया, ठीक है ना। वाटर एंड ट्रैप्ड एयर, देखिए जब हमने पिक्नोमीटर में अपने सॉइल को डाला है तो ऐसा थोड़ा ना डाला है कि सॉलिड्स का एक साइड वॉल्यूम हो जाएगा, एयर वाटर एक साइड हो जाएगा। ये तो थ्योरेटिकल चीज है। जब फेज डायग्राम बना रहे थे मैंने आपको बताया था कि ये तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बना लेते हैं। एक्चुअल में जब हमने ड्राई सॉइल उसमें डाला है तो वो एज ए पूरा सॉइल है, उसमें सॉलिड्स और एयर मिक्स्ड हैं। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए सॉलिड्स को अलग दिखा देते हैं, एयर को अलग दिखा देते हैं। अब उसमें ये मेरा सॉइल है, कहीं कहीं पर सॉलिड्स है, कहीं कहीं पर एयर है। जब मैंने इस केस में वाटर फिल किया था तो जो एयर कहीं कहीं पर है सॉलिड्स के साथ, वो निकली नहीं, और वो क्योंकि निकली नहीं तो एक्चुअल स्पेसिफिक ग्रेविटी मेरी नहीं आएगी। तो उसको निकालने के लिए, ताकि वो जगह भी जो पहले एयर से भरी हुई थी और नहीं निकल रही थी वाटर के डालने से, वो भी अब मैं ऐसा फ्लूइड डाल रहा हूं कि वो जगह भी फ्लूइड से भर जाए। और वो फ्लूइड का काम मेरा केरोसिन कर रहा था। केरोसिन एंट्रैप्ड एयर को निकाल रहा था, केरोसिन निकाल रहा था। क्यों? क्योंकि केरोसिन एक बेटर वेटिंग एजेंट है। केरोसिन इज अ बेटर वेटिंग एजेंट
देन वाटर। ये केरोसिन की खासियत थी, ये इसकी गीले करने की जो क्षमता है वो बेहतरीन है वाटर के केस में जितनी थी उससे। एबिलिटी ऑफ केरोसिन टू वेट द सॉइल वॉज बेटर देन इन द केस ऑफ वाटर। इसीलिए हमने केरोसिन का इस्तेमाल किया है। केरोसिन वेटिंग एजेंट अच्छा है ये वाटर के केस में, वाटर के कंपैरेटिवली सॉइल के केस में। इसीलिए केरोसिन का इस्तेमाल किया। और जब केरोसिन का इस्तेमाल किया तो गामा के बाय गामा डब्ल्यू जी के, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, जो ये था ना फॉर्मूला उसका, W2 माइनस W1 बाय W4 माइनस W3 प्लस W2 माइनस W1। उस फॉर्मूले में आप जी के स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो आपकी एक्चुअल स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन लिखी है सॉइल की, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, गामा एस बाय गामा डब्ल्यू, उस डेफिनेशन के हिसाब से आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल आ जाएगी, राइट। अब मैं आपसे बात करता हूं कि इसमें जो थोड़ा घुमा के क्वेश्चन बनते हैं, अच्छा क्वेश्चन, अगर अच्छा क्वेश्चन बने, नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन कवर हो गए, अगर थोड़ा ये भी नॉर्मल लेवल का नहीं है, इनटू जीके वाला नॉर्मल लेवल का था जो हमने अभी पहले फॉर्मूला किया था, सीधा फॉर्मूला। पर अगर थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन बने ना, वो ऐसा आता है कि मान लो मैंने कोहेसिव सॉइल लिया, ऐसे आपको बोलेगा नहीं, मैं आपको थोड़ा सा प्री टेक्स्ट दे रहा हूं कि अच्छा, आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्यों पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, क्या हो सकता था कि उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा, वो मैं आपको एक प्री टेक्स्ट दे रहा हूं उसका, ठीक है। कि मान लो मेरे पास कोहेसिव सॉइल ही था और मैंने उसमें केरोसिन का इस्तेमाल नहीं किया, मैं था निठल्ला बच्चा, मुझे पता नहीं था, मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं थी, मैंने क्या किया, मैंने वाटर का इस्तेमाल कर लिया। केरोसिन, या मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं थे, मैं जिस कॉलेज में पढ़ रहा हूं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा केरोसिन, मैंने वाटर का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। वाटर का इस्तेमाल कर लिया तो अभी एयर तो अच्छी तरह निकलेगी नहीं, जो यहाँ पे W3, इसमें जो मैंने आपको बताया कहीं कहीं पर सॉलिड और कहीं कहीं पर एयर, ये जो कहीं कहीं पर एयर थी वो भी निकली नहीं। तो जो मैं सोच रहा हूं W3 जो मैं ले रहा हूं कि हाँ इसमें तो सॉलिड और वाटर ही है, वो गलत है। अब W3 में सॉलिड और वाटर के साथ साथ एयर भी है, एयर का भी वॉल्यूम है, पर जब मैं वेट ले रहा हूं मैं तो ये सोच के ले रहा हूं कि अब तो इसमें सॉलिड और वाटर ही है, पर एक्चुअल में सॉलिड, वाटर और एयर तीनों है। तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो वाटर से फिल होनी थी वो भी नहीं हुई, कुछ परसेंटेज। तो W3 एज ए फॉल्स वेट आ जाएगा मेरे पास। उसकी वजह से जो G की कैलकुलेशन मैं करूंगा, क्योंकि W3 एक्यूरेट नहीं है, तो G में W3 का यूज हो रहा है, तो G एक इनएक्यूरेट वैल्यू आएगी मेरे पास। G अब इनएक्यूरेट वैल्यू आएगी तो उसको फिर एक्यूरेट बनाना भी पड़ेगा, तो आपको दे दिया जाएगा क्या, वो मैं अभी आपको बताता हूं। इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा इसको लिख के बताता हूं मैं आपको, लिख के बता के फिर एक्चुअली थोड़ा डेटा देके आपको बताता हूं कि कैसे हो सकता है। ये ऐसे हो सकता है कि मान लो कि 3 ml ऑफ एयर, 3 ml ऑफ एयर was left and trapped, कब, जब हमने W3 को वे किया, while weighing किस वेट को, W3 को। डायरेक्टली आपको W3 हो सकता ना दिया जाए, राइट, W3 वो ना बोले, स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने पढ़ाया ना, अगर आपने अच्छी तरह समझा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कैसी स्टेटमेंट होगी, आ जाएगा समझ आपको। बाकी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, ठीक है, गेट में आई थिंक ये नहीं पूछा हुआ,
ये अभी तक शायद गेट या IES में नहीं पूछा हुआ, किसी और एग्जाम में पूछा हुआ है, पर ये किसी ना किसी एग्जाम में या किसी ना किसी बुक में डायरेक्टली मैंने ये क्वेश्चन ऐसा देखा है, तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि जब हमने W3 को वे किया, ठीक है, तब क्या हुआ कि 3 ml ऑफ एयर वो रह गई। अब मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि ये आपके ना काम आएगी सारी की सारी सॉइल मैकेनिक्स में। अगर कोई और भी सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है ना, उसमें भी ये काम आएगी। क्या कि जो 1 ml होता है ना, 1 ml, उसका ml क्या है, वॉल्यूम का यूनिट ही है ना, तो 1 ml और किस वॉल्यूम के यूनिट के इक्विवेलेंट होता है। हम जब सॉइल की बात करते हैं तो ml के टर्म में हमने बात नहीं की अभी तक वॉल्यूम की, हमने किस में बात की, मीटर क्यूब में, हाँ सेंटीमीटर क्यूब में भी बात की थी, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि ग्राम पर सीसी में आप डिनोट कर सकते हो अपनी डेंसिटी को, और यूनिट वेट को किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ज्यादातर ऐसा होता है। और मैंने आपको बताया था कि जब हम यूनिट अगर ग्राम पर सीसी में भी आपको दिया हुआ डेंसिटी, तो कैलकुलेशन के टाइम पे हम गामा का जो फॉर्मूला पढ़ा है उसी को इस्तेमाल करके हम एंड में जो गामा जो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब था उसको ग्राम पर सीसी लिख देंगे, और वेट और वॉल्यूम को ग्राम और सीसी की टर्म में रिप्रेजेंट करके अपना आंसर निकाल लेंगे। अगर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब यूजली जो होता है यूनिट वेट उसकी फॉर्म में दिया हुआ है, तो वेट को किलो न्यूटन में और वॉल्यूम को मीटर क्यूब के फॉर्म में निकाल के फिर हम इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। और अब यहां पे अगर मैं बात करूं ml, 1 ml किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 ml जो होता है ना, ये इक्विवेलेंट होता है 1 cc, राइट। इससे अभी कोई फायदा नहीं है लिखने का, तो मैं इससे लिखता हूं 1 ml इज इक्वल टू 1 cc होता है। cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ml क्या है, वॉल्यूम का यूनिट है, सेंटीमीटर क्या है, वॉल्यूम का यूनिट है। तो क्योंकि हम अपने सॉइल के केस में सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं, राइट, सेंटीमीटर क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। वेट ग्राम, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, या तो ऐसे बात कर लेते हैं, और फिर जो यूनिट वेट है उसको डेंसिटी से रिप्लेस करके, हाँ मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि आप बारी बारी गामा का अलग से फॉर्मूला लिखें, रो का अलग से लिखें, फिर उलझते रहें, उसका कोई फायदा नहीं था। आपको मैंने कहा था कि आप गामा को ना, चाहे जो भी दिया हुआ है आप उसको गामा ही लिखना, चाहे आपको डेंसिटी दी हुई है चाहे आपको यूनिट वेट दिया हुआ है, आप उसको गामा से डिनोट करना। तो अगर यूनिट वेट दिया है तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एज इट इज लिख के, वेट को किलो न्यूटन और वॉल्यूम को मीटर क्यूब के टर्म में रिप्रेजेंट करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर देना। और अगर डेंसिटी दी हुई है उसको भी गामा से रिप्रेजेंट कर दो। डेंसिटी आपको ज्यादातर दी होगी ग्राम पर सीसी में, तो अब ग्राम पर सीसी में दिया है, तो अब जो वेट था ना उसको आप ग्राम लिख दो, जो वॉल्यूम था उसको आप सेंटीमीटर क्यूब लिख दो। तो एज इट इज गामा को आपने ग्राम पर सीसी में लिखा हुआ, वेट को ग्राम में लिखा होगा, वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में लिखा होगा, अपने आप यूनिट्स बराबर आएंगे, कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। या तो आप चीजों को ग्राम पर सीसी में लेके चलो या किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में लेके चलो, आपका जो आंसर है वो सही आ जाएगा। हाँ आपको पता होना चाहिए बेसिक चीजें, वो आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर वो 1 ग्राम पर सीसी होती है और यूनिट वेट 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। मतलब अगर ग्राम पर सीसी में बात करें तो 1 वाटर की 1, और अगर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में बात करें तो 9.81, ठीक है, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और 1 ग्राम पर सीसी, ये जरूर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज 1 ml इज इक्वल टू 1 cc इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब जब आपको दिया होगा ना कि 3 ml ऑफ एयर वाज लेफ्ट, तो मतलब आपको ये बता दिया कि 3 सेंटीमीटर क्यूब जो एयर थी ना वो रह गई एंट्रैप्ड। जब हमने W3 की बात की तो मतलब अब पहले तो देखिए, जब आपने इनएक्यूरेट निकालना है जी, आपको ना ये पूछा होगा कि जी की कैलकुलेशन में कितना एरर आएगा। अच्छे क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, अगर थोड़ा सा कम अच्छा क्वेश्चन हुआ तो इसके जो पार्ट्स हैं वो आ जाएंगे जो मैं आपको करा रहा हूं। मैं आपको एक जो बढ़िया क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा हूं, मैं वो आपने कर लिया, नीचे वाले जो क्वेश्चन है वो तो कर ही लोगे, मैं आपको हाईएस्ट लेवल का कराऊंगा, राइट। तो
3 ml ऑफ एयर जो है वो रहेगी, ठीक है, मतलब 3 सेंटीमीटर क्यूब वो रहेगी। अब क्या करो, W3 में रही है ना, W3 को जो दिया वैसे मान के कैलकुलेशन कर ली, इनएक्यूरेट जी आ गया। अब एक्यूरेट की बात कर रहा हूं मैं। W3 जो एक्यूरेट इसको मैं एक्यूरेट लिख देता हूं, ठीक है। आपको जो लिखना होगा आप लिख लीजिएगा, टाइम बचाने के लिए जो आपका मन कीजिएगा वो लिख लीजिएगा। W3 यहाँ पे डैश डालना है वो कर लीजिएगा, जो आपका मन करे वो कर लीजिएगा। मैं आपको समझाने के लिए पूरा यहाँ पे एक्यूरेट लिख रहा हूं, W3 एक्यूरेट। ये अब W3 में से माइनस कर दो उतना वेट जो एयर ने ऑक्यूपाई किया वो था कितना, 3, हमारे केस में क्या है ये 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, तो 3 ml हमारे केस में है तो 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर, उसका जितना वेट है उसको आप माइनस कर दीजिए, माइनस उतना वेट पर वेट ऑफ एयर जितनी भी वॉल्यूम हो, हम क्या मान के चले हैं, 0 माइनस 0 प्लस, अब जो ये 3 ml ऑफ एयर है जो रह गई वाइल फिलिंग द पिक्रोमीटर, वो एक्चुअली वाटर से फिल होनी चाहिए थी। हो किससे गई, एयर से, एयर रह गई वहां पे, होनी चाहिए थी वाटर से। तो प्लस जो होना चाहिए था एयर की जगह पर, एयर को मैंने हटा दिया 0। कुछ अगर वेट होता तो वो लिखता, हम 0 मान के चलते हैं, हटा दिया, माइनस कर दिया। अब इसमें ऐड करूंगा, उसको हटा दिया तो ऐड किसको करूंगा, उतने ही वॉल्यूम में जितना वाटर का वेट होगा, कितने वॉल्यूम में जितना दिया। हमारे वाले केस में 3 ml मतलब 3 cc मतलब 3 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा वाटर के यूनिट वेट से। पर ध्यान दीजिए यूनिट वेट ऑफ वाटर तो होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यहां पे बात हो रही है ग्राम और सीसी में, और क्योंकि ग्राम और सीसी में बात हो रही है तो ये मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा है ना, तो मैं मान के चल रहा हूं कि ग्राम और सीसी वेट ग्राम में दिया होगा, ठीक है। नहीं दिया हो तो आप कन्वर्ट कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 3 सेंटीमीटर क्यूब इंटू, यहां पर हम 1 ग्राम पर सीसी लेके चलेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि गामा डब्ल्यू से ही रिप्रेजेंट करना, चाहे आपको डेंसिटी गिवन है चाहे यूनिट वेट गिवन है, डेंसिटी लेनी है यूनिट वेट आपने लिखना है। बारी बारी कंफ्यूज होते रहो फॉर्मूलाज में, कहीं पर वेट लिख लो कहीं पर मास लिख लो, मैंने आपको झंझट में डाला ही नहीं है शुरू से। अभी आपने नोट किया होगा एक ही फॉर्मूला लिखा है मैंने गामा का, वेट पर यूनिट वॉल्यूम की फॉर्म में, तो नहीं कंफ्यूज करना, मैंने चीजों को सिंपल लेके ही चलना है। सिंपल तरीके से कराऊंगा, सिंपल तरीके से याद करवाऊंगा, सिंपल तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, सब कुछ सिंपल तरीके से, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल तरीके से करवाऊंगा। इनटू वाटर का क्या है 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पे सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब ये कट जाएगा, सीधा जो वेट है उसकी फॉर्म में आपका यहाँ पे वेट आ गया, वेट के यूनिट आ गए, वेट हमने ऐड कर दिया उतनी ही वॉल्यूम में जो एयर ने ऑक्यूपाई की थी, वो वाटर से जब हमने फिल कर दी तो इतना जो वेट है, दिस विल बी द रिजल्टेंट वेट। हमारे वाले केस में वो 3 ग्राम आ रहा है, 3 इंटू 1 3 ग्राम। यूनिट का आपको प्रॉपर ध्यान रखना होता है। नाउ मतलब इसका ये बना कि जो W3 एक्यूरेट है, यहां पे लिख रहा हूं मैं कंटिन्यू करके, W3 एक्यूरेट है जो एक्यूरेट, ये W3 प्लस हमारे इस केस में इस स्पेसिफिक, बारी बारी में बोल रहा हूं, इस स्पेसिफिक केस में +3 आ रहा है। लिख भी देता हूं इसको, मैं कर देता हूं, केस स्पेसिफिक है ये हमारे वाले केस में। जब हमने 3 ml ऑफ एयर एग्जांपल देने के लिए मैंने आपको ये बताया, तो ये +3 आ रहा है। कुछ और होगा तो आप उस हिसाब से इसको देख लोगे। तो ये आपका W3 एक्यूरेट आ जाएगा।
अब इस W3 को आप पुट करोगे जी के फॉर्मूला में, जो अब मैंने आपको कराया W2 माइनस W1 डिवाइड बाय W4 माइनस W3 प्लस W2 माइनस W1, या वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय W4 माइनस W3 प्लस वेट ऑफ सॉलिड। उस फॉर्मूला में आप जो पहले आपको W3 दिया था वो ना इस्तेमाल करके आप इस W3 एक्यूरेट को जो मैंने निकालना है, उस W3 को जब आप रखोगे तो आपका एक्यूरेट जी आएगा, और जब आपका एक्यूरेट जी आ जाएगा तो आप परसेंटेज एरर जब आप कैलकुलेट करोगे, तो परसेंटेज एरर जब भी हम देखेंगे तो एरर हमारा जो होता है वो होता है ऑब्जर्व्ड माइनस करेक्ट। ऑब्जर्व्ड जो होगा वो ऑफ कोर्स थोड़ा ज्यादा आता है इस केस में, राइट। तो जो ये मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, ये जो भी आपका आएगा, राइट, अगर तो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही गिवन है ABCD ऑप्शन में, तो आपको यहाँ पे साइन की चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। अगर आपको प्लस माइनस भी गिवन है, ये बहुत कम होता है हमारे सॉल्व के केस में, ये ज्यादातर सर्वे के केस में होता है, ठीक है, सर्वे में जब हम करते हैं कैलकुलेशन अपनी। तो अगर जो मैं बात कर ही लूं इसके फॉर्मूले की, तो जो इसका ऑब्जर्व्ड है, राइट, या मैं ये लिख लूं ऑब्जर्व्ड मतलब इनएक्यूरेट जी, जो W3 गिवन था उसके हिसाब से जो इनएक्यूरेट जी है वो आ जाएगा, वो ही मेरा है ना जो मैंने ऑब्जर्वेशंस के बेस पे कैलकुलेट किया, माइनस जो ये एक्यूरेट जी है, एक्यूरेट जी, ये है पूरा लिखा नहीं जा रहा तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, इनएक्यूरेट, पूरा ही लिखना पड़ेगा, माइनस एक्यूरेट जी, राइट, इनएक्यूरेट जी, इनएक्यूरेट जी माइनस एक्यूरेट जी, डिवाइडेड बाय एक्यूरेट जी इंटू 100, तो ऑफ कोर्स होगा, राइट, इंटू 100 वो तो होना ही होना। अगर हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं उस केस में, राइट, तो ऐसे आपका अगर एक अच्छा क्वेश्चन स्पेसिफिक ग्रेविटी बेस्ड ऑन पिकोनोमीटर है तो वो आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पूरा मैंने बस एक न्यूमेरिकल नहीं, मैंने ऑफ कोर्स जो वैल्यूज थी वो लिख के सॉल्व की, एक्चुअल में उसका जो मेथड है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अब आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करोगे वो भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, वैल्यू भी मैंने थोड़ी सी ऑफ कोर्स ली है, वो आपको जो 3 ml वाली, तो इससे आपका जो सॉल्व हो जाएगा, राइट, जी का क्वेश्चन, स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्वेश्चन। अगर अच्छा क्वेश्चन आया जो सिंपल है वो तो बिल्कुल ही फॉर्मूला बेस्ड आ जाएगा, थोड़ा सा अच्छा हुआ वो स्पेसिफिक ग्रेविटी और कैरोसिन भी दे दी जाएगी, फिर पूछा जाएगा। अगर काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन हुआ तो वो ये क्वेश्चन होगा जो मैंने अभी आपको करा दिया, ठीक है, जिसकी मेथोडोलॉजी मैंने आपसे डिस्कस की है। ये अगर काफी अच्छा क्वेश्चन हुआ तो उसमें ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ अब हमने जो ये डिस्कशन की है, इससे आगे बढ़ के अब हम अपने अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हुए और आगे बढ़ेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच।